अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहाब सिल। हाउ इज योर मंडे? बट इट्स ट्यूसडे तो मंडे ब्लूज से अगर आप निकल आए हैं तो दैट्स गुड। अगर नहीं निकले तो हरमीत पाजी से थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं, वो थोड़ा एनर्जी शो में डाल के कोशिश करेंगे कि आपके दिन का आगाज़ हम दोनों मिलकर बड़े अच्छे अंदाज में करें। तो हम लाहौर से फौरी तौर पर इस्लामाबाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपने तो फरमाया कि मंडे का दिन थोड़ा सा मुश्किल होता है जब आप ऑफिस की तरफ आते हैं, आप क्योंकि रूटीन थोड़ी सी 2 दिन में भी बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन मंगल का दिन दोबारा फिर वही एनर्जी दोबारा और आप उसी एनर्जी के साथ दोबारा आना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहरहाल जैसे जैसे मंडे आता है तो उसके साथ बहुत सारी खबरें भी आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, अपने मुल्क की बात करूँ, तो यहाँ पे हर पल, हर घंटे और हर लम्हे में कुछ नया बदल सकता है और बदल भी जाता है। लेकिन आपको पता है, लेट मी शेयर अ गुड न्यूज़ विद यू गाइस, बिकॉज आप लोग हमेशा ये क्लेम करते हैं कि भाई वो मॉर्निंग शो, करंट अफेयर हो या न्यूज़ हो, कोई अच्छी खबर भी दिया करें और हम भी इसका वेट कर रहे होते हैं। बट ऑल दो अगर हम इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि तमाम ममालिक की रैंकिंग को जारी करते हैं, जिसे हम फेच रैंकिंग कहते हैं, उन्होंने कल एक रैंकिंग जारी की है जिसके मुताबिक IMF का जो कर्ज हमें मिलना था, जिसकी नवे रिव्यू के बाद फाइनली हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज समेत तमाम चीज़ों में जो कि मंदी नजर आ रही थी, वो अब ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी मेशत बेहतर होती चली जा रही है। और इसकी बेहतरी का ये सबूत मिला कि फेच रैंकिंग ने जो है वो -CCC से अभी रैंकिंग C कर दी है। अगर 2022 की बात की जाए तो फरवरी 2022 में हरमीत ये रैंकिंग जो है वो B से शुरू हुई गिरना, जिसके बाद ये C, CC, CCC और फिर -CCC पर चलेगी। क्योंकि बैरूनी फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो उसकी सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होने की वजह से फेच ने ये रैंकिंग जो है वो -CCC कर दी थी। अब चूंकि हमें सारी बात है, आपको एतमाद मिल गया, आपको कर्जा मिल गया, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? आपको याद है कि एक ऐसा वक्त भी हम पे आया कि दोस्त ममालिक ने भी इनकार कर दिया था और हालात इसके दर गंभीर थे कि लग रहा था कि मामला डिफॉल्ट के करीब तक पहुंच चुका था। और आप देख रहे थे जितने भी इन्वेस्टर थे वो भी मुल्क से भाग रहे थे, जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो भी यहाँ से निकल रहे थे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव खबर है कि कहीं ना कहीं मामला दोबारा अगर सेटलमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें हर तरफ मायूसी है। आप बाजार में जाते हैं, आप मार्केट में या जिधर भी आप गुजरते हैं वहाँ पे, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे अगर बेरोजगारी की जो शरह है उसमें भी इजाफा हो रहा है और इंडस्ट्रियाँ बंद होने की वजह से भी कहीं ना कहीं लोग जो है मायूस हैं। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी खबर है जो आई है और हम देख रहे हैं कि अगर मुस्बत इशारे मिलेंगे तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं मायूसी के जो बादल छाए हुए हैं उसमें भी कमी। तो मौजूदा माली साल में हरमीत हमें कम से कम 25 अरब बैरूनी फाइनेंसिंग चाहिए, जिसके लिए अगर हम बात करें इस रिव्यू की, जिसे हम नेवर रिव्यू कहते हैं, और इसके बाद अब IMF ने तो हमें इजाज़त दे दी जो कि किस्त की सूरत में हमें अब ग्रेजुअली मिल जाएगा। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें, चीन की बात करें, सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ से भी एक फ़ंड्स जो है उसकी मंजूरी बाकायदा तौर पर दी गई है। क्योंकि हम ये जानते हैं, हमने पहले भी इस बारे में बहुत बात की है कि IMF से इजाज़त मिलेगी या IMF से ये जो है परमिशन के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो किस्त है वो मिलेगी तो बाकी तमाम ममालिक हम पर रिलाय करेंगे या हम पर यकीन करेंगे। तो मौजूदा अब ये जो हमें फंडिंग मिल रही है, अब इससे मुस्तहकिम किस तरह से करनी है अपनी मईशत, किस तरह से सिस्टम को बेहतर करना है, किस तरह से पॉलिसी बनानी है और इसको यूटिलाइज करके अब हम इस चीज़ के भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि अगली फंडिंग का इंतजार कर लें। इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, दैट शुड बी अ टारगेट। और जिसके लिए तमाम माहिर माशियात जो है वो इस हवाले से बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स पे। बट ऑल दो ग्रेजुअली हमें बेहतरी नज़र आ रही है दूर से काफ़ी अरसे बाद। तो हम इस पर डिटेल में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में भी। बट ऑल दो हम प्रोग्राम के आगाज़ में पूरा रन डाउन आपसे शेयर करने से पहले कुछ ऐसी खबरें शेयर करते हैं जो कि कल के दिन की हैपनिंग होती हैं या आज के दिन की मुनासबत से तारीख़ से कुछ निकाल कर लेकर आते हैं कि आज के दिन क्या क्या किस किस के साथ हुआ था। और आज का दिन मनाने के तौर पर अगर हम कहें तो किसका बरसी है, किसकी सालगिरह है, ये भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लेकिन हॉकी टीम को लेके मुझे लगता है कि इस पूरे हफ्ते में 2-3 खबरें हमने हरमीत इस तरह की दे दी है, क्योंकि हम इस चीज़ के हामी है कि जनाब हॉकी हमारा नेशनल गेम है और इसकी सपोर्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। बट ऑल दो पाकिस्तान को पहली बार ओलंपिक हॉकी क्वालिफाइंग की मेज़बानी मिल गई है और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब लोगों ने सिक्योरिटी के एतबार समेत पाकिस्तान पे खेलों के एतबार से रिलाय करना शुरू कर दिया है। हरमीत लास्ट टाइम 2018 में मेज़बानी की थी हमने और अब उसके बाद अब जाके मौका मिल रहा है।
सोहा मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव खबर है और बहुत अच्छी बात है। हॉकी के हवाले से अगर हम माजी में जाते हैं ना, तो एक वक्त ये था 90s और 80s में कि बच्चों के नाम जो हैं हॉकी के खिलाड़ियों के नाम से के नाम पर रखे जाते थे और हर गली कूचे में और हर ग्राउंड में हमें हॉकी स्टिक जो है वो नौजवान लेके घूमते थे और कहीं ना कहीं हॉकी खेला करते थे। इस किस्म से मकबूल ये खेल हुआ करता था और फिर हमने देखा कि जिस किस्म से जवाल हुआ, क्रिकेट उरूज पर आया और क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह दी गई। हॉकी कहीं ना कहीं गुमनामियों, वो उसके जो खिलाड़ी थे, बहुत सारे खिलाड़ी हमने देखे कि जिन्होंने रेडियां लगाई, जो यहाँ पे मजदूरी किया करते थे, क्योंकि हालात इस कदर जो है वो उन्होंने देखे। लेकिन बहरहाल अब हम देख रहे हैं कि दोबारा से कबल जिस तरह हमारी जो जूनियर टीम थी वो जिस तरह मुकाबिल हुई भारत के, और उसके बाद हमने देखा कि रसाई, ये बहुत बड़ी बात होती कि नामुनासिब हालात में एक टीम वहाँ तक पहुँच जाए। इससे और यानी क्रेडिट कोचेस को भी जाता है और कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों को, उन नौजवानों को जो मेहनत करके आगे चले जाते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अब ओलंपिक्स के हवाले से अगर पाकिस्तान में ये मेज़बानी का मौका हमें मिल गया है तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक तरफ तो हम क्रिकेट की बहाली की बात करते हैं, तो दूसरी जानिब वो तमाम तर गेम्स जो कभी पाकिस्तान में हुआ करते थे, लेकिन हम देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर ग्राउंड जो थे वो वीरान पड़ गए। हॉकी के साथ साथ दीगर बहुत सारे स्पोर्ट्स के ऐसे इवेंट हुआ करते थे लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची में। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अगर ये मेज़बानी और अगर इस किस्म की इवेंट्स आना शुरू हो गए तो मेरे ख्याल में दोबारा एक तो नौजवान जो है जिस तरफ क्रिकेट की तरफ वो ज़्यादा जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो नौजवान जो हॉकी और दीगर स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं उनको भी एक रास्ता जो है वो मिल जाएगा, पॉजिटिव रास्ता मिल जाएगा। और अगर आप खेल की बात करें ना हरमीत, तो हमारे शो में ये खासा है कि मेरी पूरी टीम जो है वो कोशिश ये करती है। हरमीत, आपको पता है हम ये प्लेटफॉर्म डेडिकेट करते हैं उन तमाम लोगों को जिनको बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये बगैर किसी वसाइल के, बगैर किसी शिकवे के, बगैर किसी स्पॉन्सरशिप के, दे आर डूइंग रियली मच गुड। वो ओलंपिक्स हो या फिर कोई ऐसा मुकाबला हो जिसमें आपने गेम्स की बात करनी हो। एक और बड़ी अच्छी खबर है, मैं आपसे वो भी शेयर करती हूँ। पाकिस्तानी गेमर्स ने टेकन 7 नेशंस कप जो है, टेकन 7 नेशन कप जीत लिया है और तारीख रकम कर दी है। बिकॉज अगर आप खेल की बात करें, खेल के मैदान से हॉकी की खबर हमने आपको दी, लेकिन साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की बात भी करें तो आपको पता है टेक्नोलॉजी में खासतौर पर आजकल गेम्स का जितना रुझान है और जितने हमारे बच्चे और नौजवान यंगस्टर्स खासतौर पर वालिदैन इस हवाले से परेशान होते हैं कि बच्चे क्यों इनटू ऑल गेम्स हैं। लेकिन मुझे लगता है हरमीत, गेम्स अगर आप टेक्नोलॉजी बेस्ड गेम्स की बात करें जो कि आजकल हम देखते हैं गैजेट्स गेम, वो बाकायदा एक माइंड गेम होती है। आपको डेडिकेशन से माइंड एक्सप्लोर करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके खेलनी पड़ती है और हमारे नौजवान इसमें भी पीछे नहीं हैं। तो ये 3 एक नाम है हमारे पास। देखिए कितने खूबसूरत मनाजिर हैं कि जब वो जीते तो पहले सजदा रेज हुए, अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर पाकिस्तान का नाम जो है वो फ़ख्र से पूरी दुनिया में बुलंद किया। बहुत अच्छी खबर है। और वैसे अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, आपको याद है कि माजी में ई स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी जो है एक्टिव थी माजी की गवर्नमेंट, और हमने बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को इनवाइट किया अपने शो में, और बहुत सारे ऐसे नौजवान जो बाहर दुनिया में गए और बाहर दुनिया में उन्होंने कामयाबियाँ समेटी, और कहीं ना कहीं यहाँ से बैठकर, क्योंकि ई स्पोर्ट्स है वो कहीं से भी खेल कर आप कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर ग्रीन फ्लैग कहीं हमें नज़र आता है और फ़ख्र से किसी ने बुलंद किया होता है, तो यकीन माने वहाँ पर बैठे वो शख्स, उसके क्या जज्बात, और यहाँ पे बैठे चाहे हम स्टूडियो में चाहे हम किसी और जगह में, लेकिन वो जज्बात जुड़े होते हैं। वो खुशी और उस खुशी के लिए अल्फाज का चुना वो भी कम पड़ जाता है। तो बहुत अच्छी खबर है। बल्कि मेरे ख्याल में आज शुरुआत आपने अच्छी खबरों से की है, तो मेरे ख्याल में नाज़रीन भी सोच रहे होंगे कि बहुत अरसे बाद कहीं अच्छी खबर है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि हमारा शो शुरुआत ही हमें अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी, तो हमारी कोशिश होगी कि आपकी सुबह को अच्छा बनाने के लिए हम अच्छी खबरें इसी तरह लेके आएं। और उम्मीद दे आर द प्राउड ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर प्राउड ऑफ देम एज वेल। हम भी इन पे फख्र करते हैं। तो जनाब, आपको ये जीत आपकी मुबारक हो। हमने सेलिब्रेशन की गुड मॉर्निंग पब्लिक इस प्लेटफॉर्म पे, सो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, कीप शाइनिंग। एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो वो कौमें जो हमेशा अपने तमाम तर फनकारों को, स्टार्स को और उन लोगों को जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम है उन्हें याद रखती हैं, वो ही कामयाब कौमें कहलाती हैं। और हम भी जनाब इसकी जो ये तकाजा है इसको पूरा करते हुए हमेशा अपने प्रोग्राम में 2 से 3 खबरें इस तरह की ज़रूर रखते हैं कि आज के दिन की मुनासबत से किस शख्सियत को, किस चीज़ को, किस वाक़े को हमने याद करना है। तो हरमीत, आज के दिन की मुनासबत से अगर हम बताएं तो उस्ताद सलामत अली ख़ान की 14वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सिर्फ 8 साल की उम्र में। आप इस चीज़ को इमेजिन करें कि 8 साल की उम्र आपकी क्या होती है। गॉड गिफ्टेड चीज़ें हो तो ही आप ये काम कर सकते हैं। अपने बड़े भाई उस्ताद नज़ाकत अली के साथ उन्होंने एक मेले में जो मियाँ की टोडी 1 घंटे तक मुसलसल गाई,
तो उस गायकी के बाद जो तमाम हलके थे गाने वालों के, उसमें जो हलचल मची, तो इस 8 साल की उम्र में ही उनको उस्ताद मान लिया, तो ये उनका खासा है। सोहा, अगर हम देखें शाम 84 का जो घराना है ना, अगर इनकी तारीख आप पढ़ लें तो तानसेन से भी इनका मुकाबला रहा और तानसेन को उन्होंने टफ टाइम दिया। दरबार अकबरी में भी इनकी जो खिदमत थी वो भी कमाल की थी। लेकिन उस्ताद सलामत अली खान साहब को अगर आप उनकी जितनी वीडियोस अब जो हमारे सामने आती हैं, क्योंकि उस वक्त हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन अगर हम देखें तो उसमें ज़्यादातर आपको गोरे नज़र आएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो आपको याद होगा कि पिछले साल BBC ने इसको रिपोर्ट किया था कि वो स्टोरी जिसके बारे में ना बरसगीर में बहुत कम लोग जानते थे, और वो ये थी कि जो सुरों की मलिका है लता मंगेशकर, उसके साथ इन दोनों जब 50 की दहाई में जब उधर गए और जब इनकी मुलाकात हुई और फिर ये मुलाकात मोहब्बत में तब्दील हुई। लेकिन इससे और बड़ी बात एक, यानी जब इनकी स्टोरी आप देखें ना, बड़ी दर्द भरी है। और 1998 में नवाज शरीफ साहब ने जब ऐलान किया कि लता मंगेशकर साहिबा को हम पाकिस्तान बुलाएंगे, लाहौर आएंगी, वो परफॉर्मेंस देंगी, तो लता मंगेशकर साहिबा ने एक जवाब में ये बयान दिया कि लाहौर बुलाने के लिए कभी मुझे दावत दी थी उस्ताद सलामत अली खान, लेकिन उन्होंने फिर बुलाया नहीं। तो उनके जो बेटे हैं शुजात अली खान साहब, उन्होंने ये बयान दिया था कि ये सुनकर फिर उस्ताद सलामत अली खान साहब पूरी रात रोया करते थे। और एक गाना था लग जा गले कि अभी इसी तरह जो लता मंगेशकर के मारूफ गाना था, तो वो सुना करते थे। और उसके बाद ये स्टोरी, लेकिन बहरहाल उस्ताद सलामत अली खान साहब जो थे, क्लासिकल अगर शास्त्रीय संगीत की बात की जाए तो दुनिया भर में और ख़ासकर हिंदुस्तान में इसके हवाले से एक बहुत बड़ा नाम तो वो थे ही, लेकिन साथ में उनके जो आखिरी कमेंट्स थे लता जी के हवाले से वो ये थे कि जुदाई सिर्फ इसलिए थी कि लता जी जो है हिंदुओं में उनको एक देवी का दर्जा दिया गया, और मैं नहीं चाहता था कि मैं मुसलमान और वो हिंदू है और हम दोनों शादी कर लें, ताकि उसको जो देवी का दर्जा दिया है उस पर उसको ज़्यादा उसके करियर को नुकसान पहुंचे। तो बड़े लोग थे, बड़े दिल के लोग थे, और फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने जहाँ भी गाया कमाल का गाया। हरमीत, बड़ा दिल था, बड़ी सोच थी, बड़ा नाम था, जो कि आज भी जिंदा है। उनके गाने ऑब्वियसली आप एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, चूँकि हमारा एरा वो नहीं था, पैदाइश उस वक्त नहीं थी, लेकिन उनकी जो चीज़ आज भी नौजवान पसंद करते हैं, और जो गायकी का जो एक पूरा सर्कल है उसमें जितनी इन लोगों को यूनिवर्सिटी समझा जाता है, ये वो उस्ताद जिन्हें वाकई उस्ताद समझा जाता है, इनसे सीखते हैं तो ही आगे बढ़ते हैं, तो अपना नाम बना पाते हैं। तो ये जो बुनियादें हैं ना, इनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और शख्सियत जिन्हें आज हमने याद करना है, कतील शफाई की अगर हम बात करें, एक ऐसा नाम, अगेन वही ऐसी चीज़ की अगर हम बात करें पाकिस्तान की तरफ से, तो उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। लेकिन कुछ नाम हरमीत ऐसे हैं जो कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत याद पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं। 2001 में जो है जब इनका इंतकाल हुआ, तो उस वक्त आपको पता है कुछ एज भी ऐसी थी कि उस वक्त पता लगता था कि अच्छा ये एक शख्सियत, इतना बड़ा नाम जो कि अब हमारे पास नहीं रहा, अब हम इससे महरूम हो गए हैं। लेकिन उनका गाया हुआ, उनका पढ़ा हुआ, उनका लिखा हुआ, जज्बात की अक्कासी जिस तरह से वो किया करते थे, मतलब अगर हम रोमांटिक शायरी की बात करें। सोहा, एक शेर जो हमेशा बहुत सारे नौजवानों में काफी मकबूल भी हुआ और काफी खतूत में लोग लिखा भी करते थे, और आज भी लोग लिखते थे कि जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। और एक और था, हमें भी नींद आ जाएगी हम भी सो ही जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है सितारों तुम तो सो जाओ। तो आपने कतील शफाई की बात की, और हरिपुर से इनका ताल्लुक था, औरंगजेब इनका नाम था, और अगर हम देखें तो हिंदको स्पीकर थे ये, और जाहिर बात है रोजगार के लिए वो रावलपिंडी की तरफ आए, और फिर रावलपिंडी से उन्होंने वहाँ पे भी कारोबार किया, लेकिन वो कारोबार चला नहीं हरिपुर में, रावलपिंडी में उन्होंने कारोबार शुरू किया। उसके बाद फिर लेकिन उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जो लिखा, यानी बहुत सारे ऐसे गीत लिखे, बहुत सारी ऐसी शायरी की, बहुत सारे ऐसे नज़म लिखे जो नौजवानों में आज भी उसी तरह मकबूल हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे इस खित्ते में जितने भी लोग शेर व शायर अदब से रिलेटेड लोग पैदा हुए, वो सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से आगे निकलकर उस दुनिया में भी उन्होंने अपना वो कलाम, अपना वो मैसेज पहुंचाया, जो लोग इस भाषा से जो नाशना थे, जिनको नहीं मालूम थी भाषा, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें सीखी, सुनी, और अपने मुख्तलिफ अल्फाज में उसका तर्जुमा भी किया। और हरमीत देखिए, इसकी मिसाल ये है कि भारत की एक यूनिवर्सिटी में बाकायदा तौर पर कतील के नगमे और नगमा नगारी, इसके हवाले से बाकायदा एक सब्जेक्ट, एक डिग्री
जिसे कहते हैं एक डिसिप्लिन कहा जा सकता है, उसको लॉन्च किया, उसको पढ़ाया गया। मतलब ये इस चीज़ का सबूत है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी वो इक्वल उनकी पॉपुलैरिटी थी और लोग उन्हें कितना ज़्यादा पसंद करते थे। मतलब उनको अगर हम कहें गायकी की दुनिया में तो ख़ास तौर पर उनको ये दर्जा हासिल था कि वो ना सिर्फ उस्ताद थे बल्कि उनके बाकायदा सब्जेक्ट जो है वो लॉन्च किए जाते थे। और फिर एक और क्रेडिट, पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद में उन्होंने नगमा नगारी का आगाज़ किया, उनका भी आगाज़ था, पाकिस्तान की भी पहली फिल्म थी। तो ये चीज़ें वैसे ही आपको याद रहती हैं और तारीख़ में खूबसूरती से सुनहरी रूप में लिखी जाती हैं। तो आज उनको याद करने का दिन है। 2021 में चूँकि उनका इंतकाल हुआ, वो खालिक हकीकी से जा मिले, तो आज उनकी 22वीं बरसी मनाई जा रही है। तो हमारी तरफ से उनको ये छोटा सा ट्रिब्यूट। और अब हम बात करेंगे, ऑब्वियसली हमने प्रोग्राम में आगे बढ़ना है, तमाम चीज़ों का आपसे डिस्कस करना है। हम जहाँ पे अप्रिशिएट करने की बात आती है हरमीत, हम करते हैं। भारत का जिक्र हम जहाँ करें, वो आईटी की फील्ड हो और वो अगर गायकी का हो, बॉलीवुड लॉलीवुड की बात हो, तो हम करते हैं बात। लेकिन अपनी जारियत का सबूत देने में हमेशा इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमसाया मुल्क जो हम देते हैं, उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आते। मतलब हमने कल परसों भी काफ़ी जिक्र किया इस चीज़ का, चूँकि मानसून है, बारिशें बहुत ज़्यादा हैं। हम जानते हैं कि भारत में भी इक्वल सूरत हाल है क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा फासला नहीं है। लेकिन रावी में जो 75,000 क्यूसिक का रेला कल फेंका गया भारत की जानिब से, वो अब ग्रेजुअली आगे बढ़कर जो है वो बहुत सारे मुल्हिका गांव जो है उन्हें मुतासिर कर रहा है। ना सिर्फ उन्हें मुतासिर करे बल्कि अलर्ट तो जारी किया गया है। 300 से ज़ायद हरमीत मर्द हज़रात, ख़वातीन और बच्चे शामिल है, वो काश्तकार जो उस वक्त उस सरहदी पट्टी पर काम कर रहे थे उसमें फंस गए हैं इस सैलाबी रैली की वजह से। और वहाँ फंसने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। आप ये देख रहे हैं कैंप्स भी कायम किए गए हैं, उनकी मदद चूँकि की जा रही है। लेकिन ये जारियत का सबूत जो हमेशा की तरह हस्ब रवायत भारत ने दिया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ वहाँ पर काश्तकार मुतासर हुए बल्कि बहुत सारी फसलें हरमीत ज़ेरे आब आ गई हैं, जिसकी वजह से नुकसान है। हम देखें, हमारे लिए अगर हम बारिशों की बात करते हैं या फिर जब इस किस्म से रेले आते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं ये एंजॉयमेंट का वो उसको वही लम्हात गिनते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि काश्तकार जो मेहनत से काम करता है, ज़मीन का सीना चीर के वो बीज बोता है और फिर पूरा साल उसको इंतज़ार होता है कि ये फसलें आएंगी, फसलें वो जाके मंडी में बेचेगा और उसके और जो पैसा मिलेगा, जाहिर बात है उसने भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगा लें, आपने दुरुस्त फरमाया कि भारत कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देता जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हो, चाहे वो खारजी हमारे मामलात हो या मुआशी मामलात में या IMF के साथ या दीगर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने तो आती रहती हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि दुश्मन जब इतना गिर जाए जितना भारत गिरा है हमेशा की तरह, तो वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने ये नहीं देखा कि बहुत सारे गरीब, बहुत सारे ऐसे लोग जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अनाज उन्होंने उगाया। लेकिन सारी चीज़ों को आप देखें, एक तरफ तो मैं ये देख रहा था अभी जो खबरें आ रही थी नारावाल करतारपुर साहब का, ये सारा जो इलाका है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इसी तरह दीगर जो इलाके हैं। लेकिन आपको याद होगा कि भारत की भरपूर मुहिम मीडिया के ज़रिए जो हम देखते हैं, जो चलती रहती है, और उनका ये कहना है कि अगर हम चाहें तो पाकिस्तान को अगर हम डुबोना चाहें तो हमारे कोई मुश्किल नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी सोच से कि वो सोच कितनी गिरी हुई है। और ये जो हरकत हैं, यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि आपके किसी ने बड़े मुश्किल से ये पूरा साल मेहनत करके फसलें तैयार करने के लिए उसने जदोजहद की होती है, कोशिश की होती है, लेकिन अचानक कोई आके उस पर पानी फेर ले तो यकीनन एक तो बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पानी की नज़र भी हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के घर, खेत, बहुत सारे ऐसे बागात जो हैं वो जब हम देखते हैं वो मनाजिर वो हमें नज़र आते हैं बिल्कुल डूब गए। और हरमीत आप ये देखें कि पिछली सैलाब की सूरत हाल जो है उससे अभी हम खातिर खा हमने भी इक़दाम किए ही थे, हम उस रिहेबिलिटेशन की तरफ अभी गए थे। तो सूरत हाल अब इतनी ज़्यादा ख़राब है कि भारत से जो दरियाए सतलुज में एक बार फिर से पानी फेंका गया है, तो रावी और शनाब से मुलाका इलाके और 7 गाँव जो हैं उन्हें अलर्ट तो जारी किया गया है और फिर सैलाब के पेश नज़र कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि सैलाब के पेश नज़र इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी भी ख़राब हो। तो अल्लाह पाक जो है वो खैर आफियत रखें इस बारिश में, मानसून में पाकिस्तान को और तमाम इन इलाकों को जो कि ज़ेरे आब आ सकते हैं उन्हें महफूज रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम करेंगे क्विक सा डेली डोज। तो उस डोज के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। यू जस्ट कीप वॉचिंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो होपफुली क्या आपने अपने दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में कर लिया होगा। अगर नहीं तो हमारे पास कुछ ऐसी डेली डोज की खबरें जो कि हमने आपसे शेयर करनी है, तो आपका थोड़ा सा दिन इंटरेस्टिंग ज़रूर हो जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट गुड मॉर्निंग पब्लिक का आज का डेली डोज।
फर्स्ट डोज जो हमने आपको देना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग से है, क्योंकि आजकल शादी ब्याहों को मुनफरिद बनाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। खासतौर पे फोटोग्राफर्स के जो आइडियाज़ होते हैं ना हरमीत, वो तो ऐसे ऐसे होते हैं कि आपकी शादी मेमोरेबल बन ही जाए। लेकिन आपको पता है न्यूयॉर्क की अगर हम इस शादी की बात करें तो नौ बेहाता जोड़ा, इमेजिन, जस्ट इमेजिन मेरे कहने पे कि नौ बेहाता जोड़ा जो है वो स्टेज पे खड़ा हो, साथ इर्द गिर्द दोस्त से बाप खड़े हों और पोज कर रहे हों, और एकदम से एक ऐसी आप कहें कि एंट्री हो जाए, एक ऐसे मेहमान की एंट्री हो जाए कि उसको देख के आप कहें ओह माय गॉड व्हाट इज़ दिस। यानी मैं बात कर रही हूँ लामान की, मतलब लामा ने सूट, मतलब ऐसी एंट्री नहीं दी एज ए मेहमान, बाकायदा सूट पहना, वो टाई प्रॉपर, आप देखें कि शानदार तरीके से जैसे दुल्हन और दूल्हे का इस्तकबाल हो रहा है वैसे उसका भी हो रहा है। तो न्यूयॉर्क में ये शादी की तकरीब की जो वीडियोज़ और पिक्चर्स है ये वायरल हुई है, और मेरे ख्याल से ये लोगों का ये आइडिया ही था कि हमने किस तरह से वायरल करना है अपनी शादी को, और आजकल हर किसी का टारगेट भी होता है। अब ये फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ उनकी शादी की फ़ोटोज जब भी देखी जाएंगी, जनाब ये लामा भी जो है वो साथ आपको नजर आएंगे, और इस तरह से ये शादी यहाँ तक पहुँच गई है, मतलब गुड मॉर्निंग पब्लिक तक पहुँच गई है। सो आपको याद होगा पाकिस्तान में भी बहुत सारी शादी जो है वो वायरल इसी तरह हुई थी। आपको याद है कि एक नौजवान ने जब शादी की तो पहला गिफ्ट था गधा, उसने अपनी दुल्हन को गिफ्ट दिया था, और फिर इसी तरह बहुत सारी चीजें हमारे सामने हो रहे। हाँ, दूल्हा ने दुल्हन के गले में जो है प्याज का हार डाल दिया था, क्योंकि उस वक्त प्याज की जो कीमत थी वो डॉलर से ज्यादा थी। तो इस तरह हमने देखा है कि काफी कोशिश होती है हर शख्स की कि भाई अपनी शादी को काफी मुनफरिद बना दे, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी इन हो, क्योंकि ऐसी तस्वीर ज्यादा जारी बात है लोग शेयर भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, उस पर मजे से तबसर भी करते हैं। लेकिन ये भी अनोखी शादी और बड़े मजे की है कि भाई एक मुनफरिद सा आइडिया, और आप देखें ना कि भैया पूरा का पूरा सज धज के कोट टाई शाई पहन के शादी में शिरकत, तो शादी को चार चांद लगे हैं। लेकिन मेहमानों ने बहुत एंजॉय किया, बिकॉज आपको पता है वाइल्ड लाइफ यूजुअली आप नहीं देखते ना, मतलब शादी में अगर इस तरह की चीज़ें की जाएंगी, और आप देखें मुझे तो वो इतना क्यूट लग रहा है ना, उसके पेरेंट्स तो चेक करें, जैसे दुल्हन तैयार है, जैसे दूल्हा तैयार है, वैसे जनाब लामा भी तैयार है, मतलब कोट पहना हुआ है, बो टाई चेक करें, और आप बाकायदा सूटेड बूटेड। तो तमाम मेहमानों ने भी तस्वीरें खिंचवाई, दुल्हन दूल्हा ने भी तस्वीरें खिंचवाई, और एक मेमोरेबल फ़ोटो फ्रेम जो है वो अब आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। सो जी, स्विच करते हैं अगली खबर पे। अगली खबर हमने आपको देनी है, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि पिछले काफ़ी दिनों में हमने बहुत बात की है ज़ेरे आब, मतलब अगर हम टाइटैनिक की बात करें, टाइटैंक की बात करें, और फिर हम ने बहुत इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की जिसमें हमने दिखाया है कि अगर आप समंदर की गहराई में ज़िंदगी की जो बका है, या वहाँ अगर समंदरी हयात की हम बात करें तो उनकी बका के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान इस तरह की चीज़ें जो है वो अवॉइड करे। तो समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब ये ज़ेरे आब एक कॉन्सर्ट मुनक़िद किया गया। ना सिर्फ सिंगर्स बल्कि लिसनर्स जो हैं हरमीत वो भी इस कॉन्सर्ट में मौजूद थे। और दूसरी अहम बात ये है कि अब इसका मकसद क्या था, बेसिकली जो रूट कॉज था वो ये था कि जो समंदरी हयात है उनकी नर्सरी यानी उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया जा सकता है। अब आप देखिए कॉस्ट्यूम्स जो है स्कूबा डाइविंग जिसे मतलब बड़ा एक एडवेंचर सा एक एक्टिविटी है जिसे लोग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस कॉन्सर्ट में शिरकत के लिए ऑब्वियसली प्रॉपर किट और प्रॉपर आप देख सकते हैं कि स्कूबा डाइविंग की जो एक किट होती है, पूरा कॉस्ट्यूम होता है, वो पहन के तमाम लोग ज़ेरे आब गए और नीचे उन्होंने इन्जॉय किया इस कॉन्सर्ट को, मौसीकी को इन्जॉय किया। और साथ साथ देखिए ना मतलब मुख्तलिफ ख़वातीन भी है ना इसका हिस्सा, और ख़वातीन बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आप अवेयरनेस के हवाले से जब मुनफरिद तरीके अपनाते हैं, क्योंकि चाहे वो मौसीकी के हों या डिफरेंट कोई और वे, क्योंकि एक कोशिश सब इंसानों की है कि कहीं ना कहीं अभी हयात हो या वैसे माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं, ये इन सारी चीज़ों का अगर आपने ख्याल रखना तो कैसे रखना है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी ये ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए या इन्होंने जो इवेंट, और वो भी सतह समंदर के अंदर, और कोशिश सिर्फ एक ही है कि भाई इनका भी ख्याल रखा जाए। दुनिया का तो ऐसे ख्याल जो है कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये जो समंदरी हयात हैं इनका भी इसी तरह ख्याल रखा जाए ताकि इनको भी तो जीने का हक है। लेकिन बहरहाल अच्छा मैसेज है और वीडियो बड़े मज़े की है। और इसको जितना लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया, मैंने और आपने, मुझे लगता है कि ज़ेरे आब यानी समंदर की गहराई में कॉन्सर्ट सुनने का क्या ही मतलब क्या सूदिंग होगा। आप डर रहे होंगे या आप म्यूज़िक एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन ये खबरें जो हैं खबरें नहीं होती, इसका कोई एक मकसद होता है, और उसका मकसद ये था कि जो आबी हयात है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए व्हाट वी कैन डू, और हम इंसानों को क्या करना चाहिए उस मखलूक को भी महफूज बनाने के लिए जो कि समंदर में रहती है। तो ये इस खबर का मकसद था। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आखिरी खबर जो है बेसिकली ये बहुत अजीब सी खबर है। आई डोंट नो ख़वातीन और जो रिकॉर्ड बनाने वाले लोग होते हैं और जो मुनफरिद सोचने वाले लोग होते हैं अरमीत, वो क्या क्या सोच लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं कि मैं मर जाऊँगा तो मेरी कब्र पे ये लिखवाना,
मैं मर जाऊंगा तो मेरी कब्र पे ये लिखवाना। अब कब्रों के कुतबे जो है, मतलब अगर आप देखें, मतलब आप देखते हैं एक प्लेट होती है, उस प्लेट के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है, या डेट लिखी होती है, इस दिन से इस दिन तक ये ज़िंदगी और इस दुनिया में रहा, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी लिखी होती है जो कि उसकी ख्वाहिश के मुताबिक होती है, मरने वाले की ख्वाहिश के मुताबिक। अब कब्र के कुतबों पर लिखी हुई जो रेसिपी है, उसको खाने बनाने का एक रिकॉर्ड बनाने का एक, आप समझे कि एक अज़्म का इजहार एक खातून ने किया, और वहाँ कब्रस्तान में मौजूद हर कुतबे पे जो रेसिपी लिखी हुई थी उसने उस रेसिपी को कुक किया और वो खाने बनाने वाली पहली खातून बन गई है। ये कि मुनफरिद तो है सोहा, वैसे आपने बात दुरुस्त की कि कई सोशल मीडिया पे इन्होंने या वैसे अपने आपकी खबर को मुनफरिद बनाना है तो फिर आप ये अंदाज़ा लगा लें। वैसे तो मैं एक किताब मेरे पास है जो अनकरीब मैं आपको दूंगा, वो बड़े मज़े की है, उसमें भी इस किस्म की चीज़ें जो हमारे रीजन में होती थी, यानी आज से कई सदियाँ पहले, और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त या कुछ हिंदुस्तान में हैं जहाँ पे यानी आज ये तो कब्र के कोम्बों पर जो लिखी चीज़ें हैं उससे वो रेसिपी तैयार करी, लेकिन बाकायदा जो खोपड़ी होती थी, इंसानी खोपड़ी, उसको खाली करके उसमें बाकायदा शोरबा और दीगर खाने पीने के हवाले से वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। और ये जो हड्डियाँ हैं बाजू की, टांगों की, इन हड्डियों को भी चमचों और दीगर चीज़ों, कढ़ाई वगैरह में उसका इस्तेमाल होता था, खाने को कैसे मिक्स करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं माजी का हिस्सा रही हैं और आते आते नए दौर में नए तरीके से ये शामिल हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल खबर थी तो भाई मुझे तो लगता है कि मरने वाले तमाम लोग जो है ये सारे शेफ़ होंगे या इनकी कोई फेवरेट रेसिपी होगी जो कि कतबों पे लिखी होगी। बट ऑल दो इस खातून के फॉलोअर्स बहुत हैं हरमीत, मतलब ये रेसिपी तमाम तर जो भी कतबों पे लिखी हुई रेसिपी है उसको बनाकर इसने रिकॉर्ड भी बना लिया और लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे मिलियन में फॉलोअर्स हैं इनके। तो ये 23 से 24 रेसिपी से बना चुकी हैं एंड काउंटिंग इज सो ऑन, हो जा रही है अभी तक। हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक हम क्विक लेंगे। आपने देखना है प्रोग्राम और देखते रहना, जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और अगर आप किससे भी ये सवाल करें तो हर कोई कॉमन इसमें सिमिलरिटीज़ तो नज़र आई जाएंगी आपको। किससे अगर आप सवाल करते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है, तो किसी न किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी ज़रूर होती है। जैसे आई थिंक हरमीत को हाइट से बहुत डर लगता है या पानी से बहुत डर लगता है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अनटिल अनलेस आप उसके करीब पहुँच जाए तो आपको पता लगता है कि हाँ ये मैं नहीं कर सकती, इसका खौफ मेरे अंदर है। ये जो फियर आपके अंदर है, ये खौफ आपके अंदर है, इसे हम फोबिया कहते हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो ये जो आपके अंदर का खौफ है, क्या इसको डायग्नोस करके इसको ख़त्म करना, इस पर काम करना ये पॉसिबल है? ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? आप किस तरह से इसे ओवरकम कर सकते हैं? करना भी चाहिए या इसको रहने देना चाहिए? इस तरह के बहुत सारे सवालों का जवाब हम लेंगे। डॉक्टर ज़हरा कनीज़ हमारे साथ मौजूद है, उनका आज प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। डॉक्टर साहिबा, ये जो फोबिया की, चलिए हम बाद में बात करते हैं, पहले हम डर की बात कर लेते हैं। Alright. किसी न किसी चीज़ से आपको डर होता है अपनी ज़िंदगी में, तो और रहता भी है, रहती ज़िंदगी तक, अनटिल और अनलेस आप उस पर काम ना करें। बिल्कुल ऐसा ही तो है। काम करना चाहिए, और किस तरह से काम करना चाहिए? एक होता है फियर, जैसे कि हमें छोटी मोटी चीज़ों से डर लगता है। जैसे आई ऑल्सो हैड द फियर हाइट का, लेकिन अनटिल अनलेस मैंने ट्रैवलिंग शुरू की और फिर माउंटेन्स पे जाना शुरू किया, ट्रैकिंग की, एंड एट वन पॉइंट आई ऑल्सो डिड पैराग्लाइडिंग, कि आप पहाड़ से छलांग लगा ओवरकम कर लिया आपने Yes. ग्रेजुअली उसको। दैट वाज लाइक कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना थ्रेशोल्ड लेवल इंक्रीज किया, जिसकी अच्छा। वजह से मैंने ओवरकम किया उस फियर को। वो फियर था। एक होता है फोबिया, जो हम अनरियलिस्टिक चीज़ें अपने लिए बना लेते हैं और उससे डरना शुरू कर देते हैं। हवा बना लेते हैं। यस, फॉर इंस्टेंस बेशुमार फोबियाज़ हैं, और सबसे बड़ा फोबिया है सोशल फोबिया। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को, पीपल आर नॉट कंफर्टेबल इन कम्युनिकेटिंग, बहुत ज़्यादा सराउंडिंग में। स्टेज फोबिया होता है। फियर एक अलग चीज़ है, आप ओवरकम कर लेते हो। एंजाइटी होती है, दैट इज़ नॉर्मल। So there is no connection between the fear and phobia. एक फियर इज़ नॉर्मल, वो किसी को किसी भी चीज़ से डर हो सकता है। डर हो सकता है। Okay. डर होना इज़ नॉर्मल, वो एक नेचुरल ह्यूमन ट्रेट है। Okay. और फोबिया जो है वो अनरियलिस्टिक एग्जैजरेटेड फियर है, जिसमें आपको एंजाइटी है, पैल्पिटेशन है, स्वेटिंग है, आप से एक जगह पे बैठा नहीं जा रहा है, रेस्टलेसनेस है, This is serious. आपके फिजिकल सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, विच लिंक टुवर्ड्स मेंटल इलनेस। सो Okay. फोबिया कम्स अंडर मेंटल इलनेस, लेकिन Okay. फियर नॉर्मल है कि हमें डर लगता है नॉर्मल चीज़ों से। जैसे यहाँ पे कभी भूत प्रेत से डर लगता हाँ। है, लोग डरते अंधेरे से डर लगता है, पानी, स्विमिंग पूल से डर लगता है, इस तरह से चीज़ें हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहिबा, फोबिया में जो जिस किस्म का खौफ, जिस किस्म का डिप्रेशन, स्ट्रेस आप बात कर रही हैं कि आपके फिजिकल सिम्टम्स नजर आना शुरू हो जाते हैं,
उसको हम कैसे कैटर कर सकते हैं अगर हमने उस फोबिया से निजात जैसे आपने कहा कि Yes. बड़ा यू जस्ट ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कि मैंने ग्रेजुअली किया और मैं हो गया, Yes. लेकिन बहुत सारे लोगों के बहुत सारे खौफ फोबियाज ऐसे होते हैं जो कि बहुत मुश्किल होते हैं, जैसे आप एग्जैजरेशन की बात करिए, बिल्कुल ऐसे ही। उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जिनके फोबियाज अनरियलिस्टिक और एग्जैजरेटेड होते हैं उनको हम रेकमेंड करते हैं कि आप थेरेपी में जाएं, क्योंकि ऐसा कोई भी फोबिया नहीं है जो ट्रीट नहीं हो जो सकता। लाइलाज हो। बिल्कुल, क्योंकि हर फोबिया आप देयर विल बी थाउजेंड ऑफ देम, लेकिन हर फोबिया ट्रीटेबल है और उसके लिए डिफरेंट कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स हैं, हिप्नोथेरेपी है, उसमें एक्सपोजर थेरेपीज़ हैं, उसमें आपको फिर इवैल्यूएशन और फोबिया इवैल्यूएशन कराई जाती है, सोशल सपोर्ट ट्रेनिंग कराई जाती है, बेशुमार तरीके से हम उसको हील कर कैटर सकते कर हैं। सकते हैं, यस, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो सोहा ने बात की, मैं अपनी बात करूं तो मैं पाकिस्तान की जितनी भी बुलंद पहाड़ियाँ हैं तकरीबन मैं गया हूँ, बुर किए मैंने, लेकिन मैं अगर बात करूँ हाँ किसी ऊंची बिल्डिंग पे मैं खड़ा हो जाऊँ, नीचे की तरफ देखूँ तो फिर बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, वहाँ पे सर चकराना शुरू हो जाता है। लेकिन बहरहाल हमने और लोग भी ऐसे देखे हैं कि भैया आसमान जो है बिजली चमकती है और फिर हम तो उसको एंजॉय करते हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि बारिश हो हल्की हल्की और अगर गरज चमक के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग खौफ के मारे लिहाफ में अंदर हो जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। ये जो खौफ है, जो सोहा ने आपसे सवाल किया, जो मैं कर रहा हूँ, ये जो खौफ है क्या वजह है? क्या ये बचपन में हमारे जहनों में किससे कहानियों के जरिए जो नानी अम्मा में कभी सुनाया करती थी उसके जरिए होता है, या कभी मिड में ये चीज़ आ जाती है? एक तो रीज़न ये है कि हाँ कुछ कहानियाँ होती हैं या हम मूवीज़ उस तरह की देख लेते हैं, दूसरी चीज़ है हम इसको पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं। हो सकता है आपके चाइल्डहुड में कभी ऐसे बारिश हो रही थी या वो बिजली जब चमकी तो आपने उस वक्त कुछ बहुत एक्सट्रीम इमोशंस ऑफ फियर उस वक्त आप उस चीज़ से गुजरे, और जबकि अभी तक वो फोबिया आपके अंदर है। और जिस इंसान के अंदर फोबिया होता है वो कभी भी उस ऑब्जेक्ट के पास या सिचुएशन के पास बिल्कुल भी नहीं जाता। जैसे आपने कहा कि वो छुपना शुरू कर देते हैं, आई बिलीव आपको हाइट का फेयर है, आपको फोबिया नहीं, क्योंकि अगर आप हाइटेड जगह पे खड़े होकर नीचे देख रहे हैं और आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप फोबिया वाले इंसान वहाँ ऊपर तक जा ही नहीं सकते। दे कैन नॉट क्रॉस लाइक 1 फ्लोर और 2 फ्लोर, वो उनको बहुत ट्रेनिंग और थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इट्स अ स्टेज जो कि आपने भी इसको एक्सप्लेन किया है ना, कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम फियर में कंफ्यूज हो रहे हैं, हम फोबिया में हो रहे हैं, और हम इस चीज़ में कि जिस बंदे को फोबिया है वो उसके पास भी नहीं जाता, इवन दो कि वो इमेजिन भी नहीं करता कि आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस। कॉमन फोबियाज डॉक्टर साहिबा क्या क्या है? फॉर एग्जांपल लिफ्ट का फोबिया बहुत लोगों को होता है, स्टेयर्स का भी होता है, समटाइम ट्रैवलिंग में तो जो लोग बेयर ही नहीं कर सकते, उनको लगता है कि वो बैक सीट पे नहीं बैठ सकते। इसके अलावा आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो किस तरह के फोबिया? एक होता है सोशल फोबिया, सबसे ज़्यादा टॉप पे है, हमें लोगों का और हजूम का डर होता है, गोरोफोबिया आ जाता है उसके अंदर, मार्केट प्लेसेस में जाने से डर लगना, शादी में जाने से डर लगना जहाँ से आप भाग नहीं सकते, लोगों से लगना, जहाँ हजूम होगा वहाँ नहीं जाना। बिल्कुल। देन देयर इज़ लाइक फोबिया फॉर स्नेक्स, एक्रोफोबिया, उड़ने से डर लगना, फ्लाइंग से, एरोप्लेन में ट्रैवल करने से डर लगना, हाइट का फोबिया है। देन पेट फोबिया भी बहुत सारे लोगों को है। पेट फोबिया इट्स मोर रिगार्डिंग फर फोबिया, कैट्स वाला, यस, उस तरह की चीज़ें। अगेन इट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। जर्म फोबिया, जर्मोफोबिया है, ओसीडी की तरफ चले जाते हैं वो लोग। एंड देन देयर इज़ दिस फोबिया ऑफ लाइक मेरे पीछे कोई इंसान है, यू नो, ऑलवेज fearful अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम कहते हैं कि इनको साया हो गया या नज़र लगे, बट अगेन दैट कम्स अंडर द फोबिया ऑल्सो। और अक्सर मेंटल इलनेसेस की शुरुआत फोबियाज से ही होती है, क्योंकि वो एक डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो आपने भी देखी होगी, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, अक्सर लोग कहते हैं कि भैया किसी ने पीछे से आवाज़ दी, किसी ने सीटी बजा दी, मुझे कोई बुला रहा है, इस तरह के लोग भी हमने देखे, और जब हम देखते हैं तो भैया कोई होता नहीं है। यस। हाँ, ये क्या, ये किस किस्म का फोबिया? ये फोबिया एक तो होता है, मैं तो शरारती एक सीटी बजाता था, एक शख्स को तंग भी कर लेता था, ऐसे में बेचारे को खौफ आता था, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें देखी, आप बताएं। हाँ, एक तो है कि हम वाकई एक्सपीरियंस करते हैं इस तरह से, हमारे कजन्स वगैरह या शरारत होती थी ऐसी, तो बच्चे अक्सर आप देखेंगे बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन देते हैं, तो एक वहाँ से डर लिंक है। तो अगर हमें कोई भी हल्की सी आवाज़ आती है, आप अक्सर देखें रात को आपको अपने फर्नीचर से आवाज़ें आ रही होंगी, दरवाजों से घड़ी तक की आवाज़ आ रही होती है ना, क्योंकि खामोशी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा जिनको फोबिया, उनका माइंड उस आवाज़ को एक डर की शक्ल दे देता है और उस आवाज़ की पहचान ही बदल देता है।
तो असल में आवाज़ कोई और है, शायद हो सकता है किसी ने सीटी बजाई हो या किसी घड़ी की आवाज़ लेकिन है। हम उसको अपने मुताबिक परसीव कर रहे हैं। यस, क्योंकि फोबियाज से गुजरते हुए इंसान की ब्रेन स्ट्रक्चर बदल जाता है। उसका एमिगडाला जो है हमारे ब्रेन का हिस्सा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, यहाँ तक कि हम चीज़ों को एक शक्ल दे देते हैं, आवाज़ों को जो है हम बताते हैं कि वो ये मुझसे कोई बात कर रहा था, या ये आवाज़ किसी की चीख की आवाज़ थी, या कहीं कुछ हुआ है, या किसी ने विसल की है। इस तरह की चीज़ें लोग वाकई महसूस करना शुरू कर देते हैं। एक बड़ी अजीब सी चीज़ मैंने लोगों में देखी है, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि हमें केस स्टडी भी साथ साथ करनी चाहिए ताकि लोग रिलेट कर सकें। मट्टी से बहुत लोगों को फोबिया होता है। आई डोंट नो कि वो कहते हैं कि अच्छा वो इस चीज़ को भी फोबिया में कंसीडर करते हैं कि अगर मट्टी बहुत ज़्यादा कहीं है, डस्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो उन्हें छींकें आना शुरू हो जाती हैं। दिस एट दैट हमें फोबिया है। अब ये कोई फियर तो है नहीं, ये फोबिया है या कोई ये इन्फेक्शन का मसला है, इसे कैसे रिलेट करेंगे? ये एलर्जीज का मसला है, ये फोबिया का मसला नहीं है, बट पीपल कॉल इट फोबिया। इट इज़ ईजी। आजकल अक्सर लोग कह देते हैं मुझे OCD है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, मुझे फोबिया। पीपल आर यूजिंग दीज टर्म्स एज अ लेमैन लैंग्वेज, हालांकि ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हैं। यस यस, ठीक है, और लोग बहुत आसानी से अपने आप को लेबल कर लेते हैं कि मुझे इस चीज़ का फोबिया है, मुझे उस चीज़ का फोबिया। हमें डर है। फोबिया उनको होता है जिनकी ज़िंदगी जीना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो अपने कमरे से नहीं निकल पाते, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनकी डाइट अफेक्ट होती है, उनका काम अफेक्ट होता है, हर तरीके से उनकी ज़िंदगी जो है वो छोटी होती चली जाती है। डिप्रेशन इज डॉक्टर साहब एक और चीज़ सोहा जो आपने भी देखी होगी, वैसे कुदरत के इन नज़ारों की बात करें, दीगर चीज़ों की बात करें, तो कहीं ना कहीं खौफ है लोगों में है। लेकिन हमने ये देखा है, बल्कि मेरा बहुत सारा तजुर्बा ऐसे रहा है कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि वो मर्दों से बात करते हुए वो हिचकिचाती और कहीं ना कहीं पसीना पसीना जो है। इसी तरह मैंने नौजवानों को देखा है, यानी कॉलेज के टाइम में मुझे याद है कि हमें तो खुशी होती थी कि आसपास कोई गर्ल्स कॉलेज हो तो हम वैसे ही चक्कर लगाया करते थे। लेकिन बहुत सारे नौजवान अगर भीड़ में ख़वातीन की जाते तो बेहोश हो, ऐसी उनकी हालत होती कि वो कहीं ना कहीं बेहोश होते हैं। ये क्या वजूहात है? That is also due to fear and phobia. Girls phobia? Yes, opposite gender को लेकर, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमेशा लड़कों को और लड़कियों को अलग-अलग रखा जाता है। व्हेन आई वाज स्कूलिंग तो हम को एजुकेशन में थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी सेपरेट होना शुरू हो गया ड्यू टू सम पॉलिटिकल एंड सोशल रीजंस, जिसकी वजह से स्कूल्स को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया। स्कूल सेपरेट हैं, कॉलेज सेपरेट हैं, सारी ज़िंदगी सेपरेट रहने के बाद हम यूनिवर्सिटी में दोनों जेंडर्स को इकट्ठे डाल देते हैं। एग्जैक्टली। सो दे डोंट नो हाउ टू इंटरेक्ट, क्योंकि हम कहते हैं कि कज़न से भी बात नहीं करनी, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इफ दैट पर्सन इज गोइंग टू बी आपका हस्बैंड आगे जाके, जिसको आप भाई कह रहे हो। सो दिस हैपेंस इन आवर सोसाइटी, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में लोगों के अंदर हिचकिचाहट है ये। बट इसी तरह से आप वो बच्चे देखें जो को स्कूलिंग में पढ़े हुए हैं, को कॉलेज अटेंड किए और को यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, उनको बिल्कुल भी डर नहीं है। दे आर लाइक टुगेदर एंड दे डोंट हैव an image कि नहीं ये opposite gender है। They feel comfortable ना, because they are interacting every day। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, देखिए आपने कहा मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ इस बारे में कि मेंटल हेल्थ के बारे में पहले पाकिस्तान में इतनी बात नहीं की जाती थी, अब की जाती है। आपको नज़ला है, जुकाम है, बुखार है, आपने डॉक्टर के पास जाना है। आपका यहाँ मसला है तो आपने फिर भी जाना है, डॉक्टर के पास ही जाना है, बट वो डॉक्टर दिमाग का डॉक्टर है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन वर्ड्स को इतना कॉमनली हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। एक बच्चा कहता है, उसे कहते हैं क्या हुआ है, मैं तो डिप्रेस हूँ, मुझे तो स्ट्रेस बहुत है। ये एक बीमारियां हैं जिसका इलाज जो होता है ना इसमें उसको पता होता है डिप्रेशन इज रियल। अब ये मसले तो हमने डिस्कस कर लिए, लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस कि अगर कोई डिप्रेशन की तरफ जा रहा है फोबिया की वजह से, आपने कहा फोबिया इज द फर्स्ट स्टेज, डायग्नोज कैसे करना है, फिर कैटर कैसे करना है, इलाज क्या है? पहली चीज़ है तो आपको फिजिकल सिम्टम से पता चलना शुरू हो जाएगा, आपको स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, अगले बंदे को जज करना चाहिए दूसरे बंदे को। हाँ बिल्कुल, आप देखेंगे कि सोशल सिचुएशन में लोग नहीं बैठ सकते, दे विल लाइक फिजेट, फ़ोन पे अवॉइड करना, क्योंकि अब आजकल आसान है। तो हर वक्त स्वेटिंग होते रहना, बोल नहीं पाना, गला बंद हो जाना, इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। जो रूटीन है वो भी इफेक्ट होती है, क्योंकि हेल्थ एंजाइटी और हेल्थ फोबिया भी एक चीज़ है। जो लोग कहते हैं मैं भूख नहीं लगती, वो दैट इज़ फाइन, वो आपकी जो है एपेटाइट सप्रेस हो जाती है डिप्रेशन में जाकर, वो आगे की बात है। लेकिन जो फोबियाज में है वहाँ पे हमें फिजिकल सिम्टम्स बहुत विजिबल होते हैं, इनिशियली हमें उनको देखना चाहिए। अच्छा अब इसी में ऐड कर लें कि घर में अगर अम्मा अब्बा या बड़ी बहन या घर में जो बड़े हैं, अगर उन्होंने देखना हो कि बच्चे को ये फोबिया है, तो ये 4-5 चीज़ें आपने बताई हैं, इसमें मज़ीद ऐड कीजिएगा कि किन चीज़ों से हम फौरी डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चा इज सफरिंग फ्रॉम फोबिया। जब आपका बच्चा सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना शुरू कर दे, जो कि आजकल ज़्यादातर बच्चे करते हैं। यस,
ये तो बहुत बड़ा हम मसला है। उनके अंदर ये चीज़ लेकर आ रहे हैं। हम फोबिया पैदा कर रहे हैं ना, Yes. हमें कि गैजेट पकड़ो बैठे रहो। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बच्चों को बात करना नहीं आता, वो आपको वॉइस नोट भेज सकते हैं लेकिन वो आपसे बात नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, दैट्स अ So वेरी there is a वेरी difference. अजीब पॉइंट हरमीत, क्योंकि एक बच्चे और से चीज कहें- जो डॉक्टर साहब, बिल्कुल हाँ डॉक्टर साहब, एक और चीज अगर हम देखें जो बहुत सारे लोग हमने ये देखे जो आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे कि भैया सेशन है, 4-5 सेशन से भी आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है, आप ठीक हो सकते हैं, काउंसलिंग से भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ना भैया टैबलेट्स पे गुजारा कर लेते हैं, Yes. दवाइयों की तरफ जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये एक बहुत बड़ी गलती है कहीं ना कहीं? मोस्टली जो है फोबियाज़ के पेशेंट्स को बहुत माइल्ड मेडिसिन स्टार्ट की जाती है, बेंजोडाइजेपाइन बेसिकली स्टार्ट की जाती है और वो काफ़ी इफेक्टिव भी रहती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जिनके बहुत एक्सेसिव फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर फोबिया से बात बढ़ गई तो ऑब्वियसली डेफिनेटली उनकी मेडिसिन बहुत डिफरेंट होती है। हाँ, कुछ पुराने लोग यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं कि हमें बस दवाई दें, हमें फटाफट ठीक करें, हम बार बार सेशन नहीं ले सकते और हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं होगा, आप बस हमें मेडिसिन दें एंड वील ट्राई टू रिकवर They फ्रॉम need instant solution Yes. किसी भी बीमारी। लेकिन हालांकि जो फोबिया है वो एक्सपीरियंस बेस्ड, वो बायोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल बेस्ड नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आपके ब्रेन में कोई करंट लगा उसकी वजह से आपके केमिकल चेंजेस आए, नहीं। जो आपकी ज़िंदगी में फोबियाज़ हैं वो आपके एक्सपीरियंस से आए हैं और आपने अपने रवैयों से उस डर को और बढ़ा दिया। फॉर इंस्टेंस पिछले 20 साल से एक चीज़ आप फोबिया बिल्कुल। लेके कैरी कर रहे हो, आप Yes. उसको एक साल में भी कैसे कैटर कर सकते हो, कैसे? Exactly. अच्छा, हमने ये बात कर ली कि सिम्टम आ गया, डायग्नोस कर लिया, आप जरा अगर क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से करें या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से करें, माँ बाप या फिर आपके जो कंसल्टेंट्स हैं वो किस तरह से इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं? लाइक इज़ अ बिग क्वेश्चन कि ख़त्म करना है हमने इसको, हाउ वी कैन डू दैट? सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव फोबिया में मैंने ट्रीटमेंट देखा है दैट इज़ एक्सपोजर थेरेपी, कि आप आहिस्ता आहिस्ता उस डर की लिमिट को, मकदार को बढ़ाते रहते हैं। जैसे कि किसी को फियर ऑफ स्नेक्स है तो हम उसको एनिमेटेड स्नेक्स दिखाते हैं पहले, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फिर रियल वीडियोस में दिखा रहे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको फेक स्नेक जो है लाकर दिखाया टेबल पे और उनकी ऑब्जर्वेशन चल रही है। तो ऑब्जर्वेशन चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, उनका बिहेवियर रिकॉर्ड हो रहा है, उनका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी बेसिस पे आहिस्ता आहिस्ता ट्रिगर बढ़ाए जाते हैं। और हो सकता है किसी ट्रिगर जो है उनको ज़्यादा ओवरवेलम कर दे, ज़्यादा ट्रिगर कर दे और वहाँ पे कैसे कैटर करना है, उनके बिहेवियर को कैसे रिस्पॉन्स करना है। एंड देन सबसे ज़्यादा हम उनको एक और चीज़ पे बताते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सोल्यूशन का मैंने आपको कहा। प्रॉब्लम ये है कि मुझे सांप से डर लगता है। कितने सांप देखते हैं आप अपने दिन में रियलिस्टिकली? तो हम रियलिस्टिक अप्रोच को फोकस करते हैं, ठीक है, कि रियल क्या है। फॉर इंस्टेंस कि मुझे हाइट से डर लगता है, कितनी ही हम हाइट पे चले जाते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि हम अपने कमरे से बाहर ना निकले। ये हमने यहाँ बना ली है। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज इसी के साथ ऐड कीजिएगा, वो कहते हैं ना कि भाई बेहतरीन इंस्टीट्यूट जो है वो माँ बाप ही हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे माँ बाप कोशिश करते कि भैया बच्चा है कुछ काम कर, ए ना कर, ओ ना कर पुत्र, ए ना कर, ए हो जाएगा, इससे ना मिल। ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं खौफ आपको नहीं लगता कि हम डाल रहे हैं बच्चों में? यस, इन्हीं चीज़ों से तो खौफ आता है हमारे अंदर, क्योंकि हम उनको हर अपने खौफ हम अपने बच्चों के ऊपर प्रोजेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। आप देखें कि जिन पेरेंट्स के अंदर खौफ था किसी से बात करने का, कम्युनिकेट करने का, को एजुकेशन में पढ़ने का, उन्होंने अपने बच्चों को उस चीज़ से रोके रखा और उनके अंदर भी वही सेम कॉम्प्लेक्सेस हैं और सेम फोबियाज़ हैं और वो जनरेशनल ट्रॉमा बनना शुरू हो जाता है कि हर जनरेशन टू जनरेशन उनके अंदर वो चीज़ चलना शुरू हो जाती है। जैसे लो सेल्फ इस्टीम एक बहुत छोटा सा सिम्टम है, लेकिन आप अक्सर फैमिलीज़ में देखेंगे जिन फैमिलीज़ में सेल्फ इस्टीम की कमी है उनके बच्चों में भी आहिस्ता आहिस्ता अगर उनका पैटर्न चेंज नहीं होता। और फिर माँ बाप कैसे कहते हैं इसकी माँ भी ऐसी थी, यस, इसकी नानी भी ऐसी थी, यस, मतलब हम उस पर काम नहीं करते ना, तो मतलब ये बहुत थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन व्यूअर्स मुझे लगता है कि वी कैन डू इट, हम इस पे काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग, इसको मैक्सिमम डिस्कस किया जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस के हाँ थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं बट स्टिल वी कैन डू इट। पॉसिबल है कि फोबिया हो, फियर हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, उसे कैटर करे। सबसे पहली शर्त ये कि उसको एड्रेस करे, उसको एड्रेस करे, रूट कॉज पे जाएंगे तभी तो हल की तरफ जाएंगे। तो शर्माएं नहीं, घबराएं नहीं, इस पर काम करें और इसके बारे में बात करें। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई एम हैप्पी विद दिस चेंज। अगर आप ऑन स्क्रीन हरमीत बात करें अपनी पर्सनल लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की या फिर इज़्दिवाजी ज़िंदगी की, अब हम कुछ चीज़ों को लेके, कुछ टॉपिक्स को लेके वोकल हो गए हैं और ये बड़ा अच्छा चेंज है। मतलब जैसे अभी हमने डिप्रेशन, स्ट्रेस की बात की, ऑब्वियसली इसके साथ साथ अगर हम बात करें मज़ाह में या मीम्स में, तो हम इस बारे में बहुत बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान की आबादी बहुत बढ़ गई है, लोगों को पता नहीं है, लोगों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन वाकई अगर हम फैमिली प्लानिंग की बात करें तो इसको सीरियस नोट पर डॉक्टर से
कंसल्टेशन करने में ख़वातीन आज भी हिचकिचाती हैं। वो घर में आपके सास ससुर हों, आपके माँ बाप हों, शादी करने से पहले की प्लानिंग हो, शादी करने के बाद की प्लानिंग हो, हम अभी इस बारे में अब जाकर थोड़ा सा बात करना शुरू हुए हैं। लेकिन ये कितना बड़ा मसला बनता जा रहा है। पाकिस्तान का इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी अब 24 करोड़ से भी ज़ायद हो गई है। अभी आपको पता है मरदमशुमारी हो रही है हरमीत, हम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की बात करते हैं तो इन इदारों की अगर हम बात करें तो बड़ा कन्फ्लिक्ट रहा है, कंट्रोवर्सीज रही है इस हवाले से कि सही मरदमशुमारी नहीं होती और सही से नहीं कैटर किया जाता। लेकिन ये आबादी, ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हाँ, अगर आपको याद है कि एक वक्त था कि इस पर काफ़ी कोशिश की गई थी और मैं उस दौर को इसलिए याद करता हूँ कि काफ़ी घर घर मुहिम थी और उस वक्त नर्स ख़वातीन फीमेल की एक बहुत बड़ी तादाद जो है उनको जॉब्स दी गई थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर था लगभग, और फिर हमारे यहाँ फतवा फैक्ट्री जो है वो भी काफ़ी सरगर्म थी इसके हवाले से। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि अब इस वक्त जितने भी ममालिक हैं हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, उनकी आबादी को अगर आप देखें जिस तेज़ी से वो जा रही थी, लेकिन अभी जो नए हमारे पास आदाद शुमार है उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान से इस वक्त कम है। यहाँ पे ग्रोथ रेशो जो है वो इस तेज़ी से बढ़ रहा है कि कभी इंडोनेशिया 5वें नंबर पर हुआ करता था और हम 6ठे नंबर पर थे, आज हम 5वें नंबर पर आ गए। इसी तरह अगर आप देखें कि एक तो आबादी बढ़ रही है, बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और फिर मैंने ये देखा है कि आपको याद होगा गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म भी आया था कि जब भी कोई शादी, लड़के लड़की की शादी होगी तो पहले एक कोर्स जो है आबादी को कंट्रोल करना, कैसे आपने बच्चों की कितनी तादाद रखनी, इस पर बाकायदा उनको इंस्टीट्यूट में एक कोर्स करना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखिए कि हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में ये सिस्टम है नहीं। फिर अगर हम घरों की बात करें, यकीनन आज हम इस टॉपिक को टेलीविजन की स्क्रीन पर तो छेड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे घर आने हैं कि उन्होंने जैसे ये बात सुनी होगा आबादी को कंट्रोल करना है तो उन्होंने रिमोट से भी चैनल चेंज कर दिया होगा कि कहीं ये जो है कोई और ना सुन ले। ये चीज़ें हमारे अंदर आज भी वो हिचकिचाहट, आज भी वो शर्म, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि हम जिधर भी जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, तो हम देखते हैं कि 6-7 बच्चे जो है वो हर घर में मौजूद हैं और कोशिश और भी जारी है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें कि जब भी अवेयरनेस के हवाले से कुछ सेशन की जाते हैं तो उसमें लोग जो हैं बड़े कम जाते हैं, बड़े कम बैठते हैं। हालांकि ये चीज़ें इंस्टीट्यूट्स में होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए। अगर आज हम देखें जैसे जैसे क्लाइमेट चेंजेस के साथ साथ आबादी जैसे पाकिस्तान की बढ़ रही है, आप अंदाज़ा लगा लें कि 20 किलो का थैला अगर आपके 2 बच्चे हैं और वो इसके बाद आपके ये मामला चलता रहता है और ये थैला जो है दोबारा जब आप खरीदते और आपके बच्चे 4 हों तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हफ्ते में आटे का थैला कितना जल्दी ख़त्म होता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। खासकर आप सिंध और बलूचिस्तान की बात करें तो पानी का सबसे बड़ा मसला इस वक्त पानी का है। और इसी तरह आप देखिए गंदम कम होती चली जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। इस पर अभी तक कोई सीरियस कोई काम नहीं हुआ है। मेरे ख्याल में होना तो ये चाहिए। इस तरह चाइना में आपको याद होगा कि बिजली नहीं देंगे, जॉब्स नहीं होंगी आपके पर, ये पाबंदी होगी अगर आपने 2 बच्चे या 1 बच्चे के से ज्यादा बच्चे पैदा किए। तो मेरे ख्याल में जो हालात डिस्कस कर रहे हैं ना, मतलब वो पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का मसला हो, आप एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो रेगुलेट है क्योंकि उन्हें रेगुलेट किया गया है, पॉलिसीज लॉन्च की गई हैं। हाँ, ये कहा जाता है कि औलाद अल्लाह की देन है, लेकिन औलाद की अच्छी परवरिश, उनको पालना पोसना, बड़ा करना, एक अच्छा शहरी बनाना, ये भी वालिदैन की ही जिम्मेदारी है। तो बच्चे पैदा करने के हवाले से क्यों डिस्कशन नहीं की जाती? मरदमशुमारी या इदारा शुमारियात इस हवाले से क्या कहता है और कितनी तेज़ी से ये आबादी बढ़ रही है? अच्छा, आबादी जो है हरमीत वो 24 करोड़ से तजावज़ कर गई है। इस मसले को एड्रेस करते करते हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है, लेकिन इस बारे में बात नहीं हमने की कि अगर हम देखें ओवरऑल तो ख़वातीन कितनी बड़ी तादाद में, उनकी सेहत कितनी बड़ी तादाद में मुतासिर होती है। मतलब अगर ज़चकी की हम बात करें तो इस प्रेगनेंसी की वजह से ख़वातीन कितनी बड़ी तादाद में अपनी जान की बाजी हार जाती हैं। सिज़ेरियन की अगर हम बात करें, मेडिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो सहूलियात अस्पतालों में मुकम्मल तौर पर ना होने की वजह से कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं वो परेशान हैं। सोहा, आपने देखा होगा खासकर जो देही इलाके हैं वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें बड़ी करीब से देखता हूँ। अभी मैं गया था कश्मीर और वहाँ पे मैंने देखा छोटी छोटी बच्चियाँ जिनकी उम्र 12, 13, 14 साल, और वो जब उनसे पूछा गया कि भाई आप तो, उनकी शादी भी हो चुकी थी, वो प्रेग्नेंट भी थी। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस तेज़ी से छोटी उम्र में शादी हो रही है और फिर हम ये देखते हैं कि बच्चे पे बच्चा, और वो जो माँ की सेहत है वो तो तबाही हो रही है, लेकिन साथ साथ में आप अंदाज़ा लगा लें कि मुआशी
तौर पर कितना नुकसान उस फैमिली को हो रहा है। आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जब बहुत ज्यादा कैद पड़ा पूरे मुल्क में और बंगाल में 30 लाख लोग जो है वो मुतासिर हुए, उसमें काफी लोगों की डेथ हुई। तो चर्चिल उस वक्त जो था वो किंग था इंग्लैंड का, और उन्होंने तमाम तरह ग़िज़ा जो थी वो हिंदुस्तान से वो इंग्लैंड शिफ्ट कर गए। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, वहां भी तो लोग हैं। तो उन्होंने कहा, बल्कि हमारी तारीख में उनसे नफरत भी की जाती है, तो उन्होंने जवाब दिया कि आई हेट इंडियन। ये खरगोश की तरह रेंगते रेंगते बच्चे पैदा करते हैं, इनको कोई काम ही नहीं है और ये खुद ही जिम्मेदार हैं अपने इन मामलात का। तो आज आप अंदाजा लगा लें कि आप बहुत सारे ऐसे इलाके इस वक्त हैं, हम तो सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद की जगहों को देखते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, मैं खुद जाता हूँ, बहुत सारे देहाती इलाके ऐसे हैं कि वहां पे आटा मिलना भी मुश्किल है। इस किस्म के हालात और अलमीत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम पढ़े लिखे इलाकों की बात करें, पढ़े लिखे लोगों की बात करें, तो शहरों में इस हवाले से अवेयरनेस भी है और लोग बात भी करते हैं और इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन देही इलाके जो है और गाँव की आबादी, उनको ये सिखाने के लिए, इस पर बात करने के लिए हमें बहुत सारा काम बाकी है। हमने एक ब्रेक लेनी है। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो शो इज़ अबाउट टू एंड, लेकिन हमने उससे पहले खेल के मैदान में आपको लेके जाना है और फिर हमने पाकिस्तानी, हमने आपको सीधा श्रीलंका ले जाना है, क्योंकि हमने आपको ये तो बताया ही था कि कितने पुरतपाक तरीके से जो है हमारी टीम का वार्म वेलकम हुआ, ढोल की थाप पर भंगड़े शंगड़े हमने देखे। लेकिन अब जनाब वो जो एक वार्म अप सेशन भंगड़ों का था, उसके बाद अब एक वार्म अप मैचेस के लिए भी ये सेशन जो है वो 2 दिन का चल रहा है। 11 और 12 को आपको पता है श्रीलंका की टीम जो है उनके साथ जो हमारे मैचेस है उसके लिए वार्म अप टेस्ट, ये प्रैक्टिस जो है वो जारी है इस वक्त हमारी टीम की, जो कि वहीं पर मौजूद है। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ जो है हाफिज इमरान मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़। ओके इमरान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। इमरान बताइएगा इस हवाले से कि अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो बाबर आजम की कप्तानी में टीम जो है वो वार्म अप भी कर रही है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ के लिए तैयार भी हैं, 2 टेस्ट सीरीज़ हैं जो खेली जाएंगी। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, कैसा परफॉर्म करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को सबसे पहले जो तवक्को तो यही होती है कि पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैचेस में जीते, लेकिन जब आप मजमूई तौर पर देखते हैं गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान पाकिस्तान की टीम कोई टेस्ट मैच जीत नहीं पाई है। और मेरा ख्याल है कि कोई 10 टेस्ट मैचेस में से पाकिस्तान सिर्फ 1 ही टेस्ट मैच जीती है। गुज़िश्ता 15 बरस में 1 टेस्ट मैच जीती है और 1 साल से पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। आदाद शुमार है कि अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो उसके लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन जो याद पड़ता है वो यही है। और आखिरी टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ने जीता था वो भी श्रीलंका में ही जीता था, जहां पर अब्दुल्ला शफीक ने 150-60 रन की इनिंग्स खेली थी। तो पाकिस्तान होम ग्राउंड पर भी टेस्ट मैच जीतने में नाकाम रहा, फिर बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान जहाँ पर भी खेला था वो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत नहीं पाया। तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का बाजी करीब का, वो तो कोई इतना अच्छा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम तवक्को तो यही करते हैं कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए। श्रीलंका किसी भी तौर पर अपने मैदानों पर खेलते हुए आसान हरीफ नहीं है। हाफिज, अगर हम स्क्वाड की बात करें, खिलाड़ी जो शामिल किए गए हैं, खासकर एक तरफ तो हम देखते हैं कि रिजवान है, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि सरफराज भी शामिल है। तो विकेट कीपिंग में जगह बनाना सरफराज के लिए तो मुश्किल है, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या बैटिंग लाइन में कुछ कर पाएंगे सर? देखिए, बात यह है कि सरफराज ने जो आखिरी सीरीज खेली थी वहां पर वो मैन ऑफ द सीरीज हुए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। उन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था, उनका कमबैक हुआ था। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट टीम की जो इंतजामिया है उनके बारे में सुनने में तो ये आ रहा है कि शायद वो दोनों विकेट कीपर्स को खिलाने पर गौर कर रहे हैं कि सरफराज अहमद को बैसियत विकेट कीपर बैट्समैन खिलाया जाए और मोहम्मद रिजवान को बैसियत बैट्समैन टीम का हिस्सा बनाया जाए। तो अगर आप ये करते हैं, इसके साथ साथ एक तो ये पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 जिन्होंने इंतखाब करना, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरफ जाती हैं। एक ये, दूसरा ये है कि पाकिस्तान को अजहर अली की खिदमात हासिल नहीं है, जो 97 टेस्ट मैच खेलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए और एक तवील अरसे तक उन्होंने पाकिस्तान में के लिए नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए वो जो एक अहम जिम्मेदारी थी वो निभाते रहे। अब नंबर 3 पर पाकिस्तान किसको लेके आता है, ये भी एक सवालिया। हाफिज, एक और चीज जो हमने सब ने देखी टेलीविजन या अखबारों में या सोशल मीडिया पे कि जो मामला पीसीबी में चल रहे थे और फिर वजीर खेल जो हैं एहसान मज़ारी साहब, उसको भी काफ़ी तनकीद भी की गई और ये भी कहा गया कि जब वर्ल्ड कप का जो मामला उसके लिए जो कमेटी बनाई गई उसको भी मुतनाज़ा करने के इल्ज़ामात उन पर हैं। इस सारी सिचुएशन में अब क्रिकेट टीम वहां गई है तो कैसे देखना, कितना दबाव भी है साथ में?
देखिए बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीलियाँ हैं, यकीनी तौर पर ये बात जब आम शख्स के जहन में आती है तो वो भी इस पर बात करता है और सोचते ज़रूर हैं लोग। खिलाड़ी भी इसके ऊपर सोचते होंगे, लेकिन खिलाड़ी शायद इस तरीके से नहीं सोचते होंगे। लेकिन जहाँ तक एहसान मज़ारी साहब का ताल्लुक है, जो उन्होंने भारत में खेलने की बात की है, देखें रियासत की अपनी एक पॉलिसी होती है और जो पाकिस्तान के IPC के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक वफाकी वजीर की हैसियत से अगर ये बात की है कि अगर भारत को पाकिस्तान में आकर खेलना चाहिए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई बुराई नहीं है। पाकिस्तान के साथ भारत का जो मामला तय हुआ है वो एशिया कप के मामले पे है। अगर आप उनको नहीं बना सकते, ये तरीकाकार होता है कहीं आने जाने का भी। अगर एक मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम नहीं जाना चाहते हैं तो अता तारड़ का बयान भी तो सबके सामने है ना, उन्होंने कहा कि हमें जाना चाहिए। yes. तो उसको इस तरीके से इतना शिद्दत देनी नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का जो तब्दीली हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। इन बड़ी जमातों को ये 22 दिसंबर ठीक है, हाफिज इमरान कह रहे हैं जो कंट्रोवर्सीज रही है ना PCB में, वो अच्छी इंडिकेशन नहीं थी। खेल को मुतासर करने के लिए ये कंट्रोवर्सीज जो है वो काफ़ी है। ऑल दो टीम जो है वो श्रीलंका में मौजूद है। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश भी यही है, हमारी विश है कि आप जीत कर ही वापस आएँ, बिकॉज आगे एशिया कप भी आ रहा है तो उसकी तैयारी भी हमने करनी है, तो ये जीत हमारे लिए ज़रूरी है। इसी नोट के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इशूज़ के साथ। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।